फ्रेंड्स, एडुराइट पीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में 64वीं बीपीएससी के मेंस का जनरल स्टडी पेपर 1 डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज मैं जनरल स्टडी का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 300 मार्क्स का पेपर होता है जो 3 घंटे के लिए होता है और उसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले 2 सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं और थर्ड सेक्शन में 2 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। तो चलिए, आज मैं 2-3 क्वेश्चन ही लूंगा क्योंकि उसका मैं आंसर भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, The Indian Constitution postulates in its preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic. What are the constitutional provisions to enforce this declaration? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन को फ्रेंड्स कोई भी पेपर जब देने जाते हैं तो उससे 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप एक एक वर्ड को डिफाइन कीजिए जो भी पूछा गया है। व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इसे फर्स्ट पेज पर ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के रखा गया। फिर से सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट प्रोविजन कब ऐड हुआ, क्या है, सेकुलर कैरेक्टर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसे बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड के डिफाइन करेंगे प्रॉपर, तो आपको एक बेसिक आइडिया, बेसिक पेपर लिखने का आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा इन सब को सोशलिस्ट व्यू को फॉलो करने के लिए सोशलिस्ट इक्वलिटी ये सब तभी फॉलो होंगे जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन होगा, कोई आर्टिकल होगा या कुछ अमेंडमेंट करके चेंजिंग किया जाए सोशलिस्ट के लिए। सोशल मतलब सभी के लिए एक समान होना, तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा। तो उस प्रोविजन को, ये सभी कैरेक्टर को प्रियम्बल में जो वर्ड हैं इनको फुलफिल करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आप उसके डिस्कस करें। फ्रेंड्स, ये कंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंट बेसिस पे ही क्वेश्चन डाला गया था कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस जनरल कोटा के लिए रिजर्वेशन लाया गया 10%। इससे सेकुलर के जो ट्रिपल तलाक का इशू था, ये भी बहुत बड़ा इशू था। ये भी रीजन हो सकते थे इस क्वेश्चन के आने के। और जो पॉलिटिकल व्यू में चलते हैं कि इमरजेंसी सेकंड चल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट करती है वैसा बोले जाए, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये भी मतलब एक कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये लिखना नहीं है ऐसा चीज कि मतलब कि इमरजेंसी जैसा हाल है, ऐसा कुछ है। मैं एक कंटेक्स्ट को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे किस कारण एक क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंट बेसिस पे ही पूछा गया है। और स्टैटिक जब एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो सारे वर्ड डिफाइन है। तो चलिए, मैं कुछ आइडिया देता हूं कि पहले तो आप इस तीनों टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रियम्बल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है उसमें और ये वर्ड क्यों शामिल किया गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया। इंडिया पहले सोशलिस्ट था या नहीं, सेकुलर था या नहीं था तो कैसा मतलब था इंडिया, क्योंकि मेंस का 38 मार्क्स का है तो आपको पूरा डिफाइन करना होता है। तो फ्रेंड्स, सेकुलर होता क्या है? सेकुलर का कंसेप्ट इंडिया के और वेस्टर्न थॉट में बहुत डिफरेंट है। एक पॉलिटिकल थॉट है पीस ऑफ वेस्टफेलिया, उसमें कहा जाता है कि जो भी रिलीजन्स हो या जो भी इंस्टीट्यूशन हो वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करें, सभी एक समान स्टेट में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं करे, सभी इक्वल से रहें और सबको अपने धर्म की आजादी हो।
और कोई भी स्टेट अगर डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर करता है या रिलीजन में इंटरफेयर करता है तो ये कंसेप्ट के खिलाफ होगा। और जो भी एक दूसरे के इंटर स्टेट एग्रीशन होगा तो चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा इसको दूर किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ वेस्टफेलिया होता है। और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो है उसमें कहता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। जो भी स्टेट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होगी और जो भी रिलीजन होगा स्टेट का, वो दोनों सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगे। जबकि इंडिया का टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आगे डिस्कस करूंगा। और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कैसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, कैरेक्टर क्या होगा, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वेस्टर्न कंसेप्ट का सेपरेशन है कि फ्रीडम ऑफ ऑल को साइंस, सभी धर्म को मानने वाले, ऑल इंडिविजुअल, पब्लिक सर्कवाइंड ओनली बी नीड बाय पब्लिक ऑर्डर, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स इनहेरेंटेड। तो जो भी उनमें अपना राइट्स है वो अपना फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी स्टेट को द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनको, चाहे वो उनके बिलीफ पर हो या फॉलो करने के फेथ पर हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। और विदाउट डिसमिसिंग और क्रिटिसाइज ऑफ रिलीजियन बिलीफ, एक दूसरे का हम लोग इज्जत करें। और हमारे इंडिया में गांधी जी का भी एक सेकुलरिज्म का थॉट था कि सर्वधर्म स्वभाव, इक्वल ऑल रिलीजन्स। नेहरू का भी एक थॉट था, प्राइवेट मैटर नॉट प्ले ए रोल इन गाइडिंग पब्लिक लाइफ। जो भी प्राइवेट अफेयर्स है, प्राइवेट फेथ है, वो पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए। पर्सनल थिंग, पर्सनल फेथ, वो पब्लिक लाइफ के इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फिर रामास्वामी, फिर ये सेकुलरिज्म बहुत सारे कंसेप्ट में इंडिया में बहुत सारे चर्चा होने लगते हैं कि सेकुलरिज्म, क्योंकि ये इंदिरा गांधी 42 अमेंडमेंट तहत कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करती हैं 1977 में। तो ये सेकुलरिज्म पहले वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं था, तो इस पर कुछ विरोध भी होते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग के मैटर हो जाता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में जजमेंट दिया। और 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट रामास्वामी का एक ऑब्जर्वेशन आता है, जजमेंट आता है। तो इस कंटेक्स्ट में 19 में पेपर हुआ है, तो इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि रामास्वामी जजमेंट में से ये क्वेश्चन हो सकता है कि उठाया गया हो। और अब 2019-20 के यूपीएससी के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रामास्वामी जजमेंट में ये बोलते हैं कि जो भी कनेक्शन है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक का, ये डेमोक्रेटिक के लिए बहुत बढ़िया है। और ये सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स जो भी है, मोरल प्रोस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल जस्टिस से ही आएगा। और जस्टिस तभी मिलेगा जब सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़े, अधिकार सबका इक्वल मिल जाए, तो जस्टिस तभी हो पाएगा। अब सेकुलर एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी अपना जजमेंट देते हैं। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तभी सही हो सकती है अपने अवतार में, कि तभी जस्टिस दे सकती है कि जब सबको इक्वल राइट्स ऑल इंडिविजुअल को मिले। और सेकुलर सेकेंड अवतार को जस्टिस बोलती है कि रिलीजियस ग्रुप जब उनका डिसएडवांटेज नहीं किया जाए किसी आर्बिट्री या रेलिवेंट रीजन से, कोई कानूनबद्ध सरकार के इंटरफेरेंस से। जैसे में आप ट्रिपल तलाक में बोलते हैं, तो इस सरकार एक इक्वल प्रोविजन लाना चाहती है, क्योंकि उनमें ट्रिपल तलाक महिलाओं के एक तरह से शोषण होता है, एक तरह से इक्वलिटी पर हमला होता है। तो ये कारण बनता है मोरल स्टैंडिंग इन सोसाइटी। आर्टिकल 25 भी बोला जाता है कि पावर टू इंटरवेन इक्वली इन ऑल रिलीजन, परस्यूट ऑफ सोशल रिफॉर्म बट
गेस्ट इंटरवीन टू बी सिलेक्टिव। हिंदू लॉ तो फर्म हो गया, लेकिन मुस्लिम लॉ कभी कोडिफाइड नहीं किया गया। तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 में बोलता है कि ठीक है, आपने तो कहा कि सब इक्वली रिलीजन्स होना चाहिए, लेकिन हिंदू लॉ को कोडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ को तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर से शाहबानो जजमेंट में होता है कि जो भी इनजस्टिस हुआ है रिलीजियस गुड के तहत, रिलीजियस राइट के तहत, उनको एक उनको अधिकार दिया जाए उनके जीविका के लिए और ये स्ट्रक डाउन करता है कि जो भी ट्रिपल तलाक है ये स्ट्रक डाउन करता है। तो और एसआर बुम्बई केस में भी बोला जाता है इक्वल, जो भी रिलीजन है सब इक्वल है और सबका एक समान टॉलरेशन करना चाहिए। और ये जो सेक्युलरिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी अमेंडमेंट से इसे हटा नहीं सकते हैं। और जो भी ये कंटेक्स्ट है, इतने पॉइंट आप अगर लिखकर कंक्लूजन में देते हैं तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का इतना आंसर काफी सही होगा। और दूसरे क्वेश्चन फ्रेंड्स से आते हैं कि क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार, इज हियर ए मेयर ए पपेट। ये बोलते हैं कि जो बिहार के गवर्नर हैं वो पपेट हैं क्या सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये बोलते हैं कि मतलब पपेट बोला जा सकता है क्या। तो ऐसा फ्रेंड्स हम ये पूछ रहा है कि पपेट बोला जा सकता है, तो नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कहीं ऐसा कुछ प्रोविजन अगर इनको कहेंगे पपेट है तो बोलेंगे कैसे है, बट लास्ट में कंक्लूजन में हम इसको बोलेंगे कैसे इसमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए राइज हुआ है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से जजमेंट, मणिपुर केस, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र केस, कर्नाटका फ्लोर टेस्ट, मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट हुआ। तो इस तरह से गवर्नर का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन की तरह लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट रात में ही मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया गवर्नर के द्वारा। तो इस तरह से एक पपेट की रोल में हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नर के लिए बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर है, जो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज मोर देन प्रेसिडेंट। बट सिमिलरिटी यह है कि दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो स्टेट में करते हैं और सेंट्रल में एक बाइंडिंग होता है। और गवर्नर अगर पूछा है तो फ्रेंड्स गवर्नर को पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइन जब पॉलिटी के सेक्शन का क्वेश्चन हो तो आर्टिकल जरूर करेंगे मेंशन। तो उनके आर्टिकल कहेंगे आर्टिकल 153 से 62 तक गवर्नर का प्रोविजन है। और ये ड्यूल रोल है इनका, कॉन्स्टिट्यूशनली है और लिंक यूनियन स्टेट का जो लिंक प्रोवाइड करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट के हैं। फिर से ये स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, सेंटर में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि इनको रिपोर्ट हमेशा प्रेसिडेंट को भेजनी होती है जब प्रेसिडेंट डिमांड करते हैं या स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ कमी हो या डायरेक्शंस के काम अनुसार नहीं कर रहा सेंटर के डायरेक्शन के अनुसार स्टेट, तो ये अपना रिपोर्ट हमेशा भेजते हैं। और ये 157 और 158 में इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन इट विल बी नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका एज 35 साल हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं है। तो इस तरह से इनका ये कौन गवर्नर हो सकते हैं ये अपने लिख सकते हैं। और टर्म 5 ईयर से है, लेकिन ये डिसमिस हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एक तरह से पीएम के कहने पर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम होते हैं, तो उनके कहने पर ये डिसमिस किया जा सकता है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के है, ये डिसमिस कर सकते हैं। फिर से ये डिसमिसल कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई वैलिड रीजन से हो, ये अपने राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर के एडवाइस से, अपने या पीएम के एडवाइस से ऐसे भी डिसमिस कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक तरह से खेलते हैं
और उनके आधार पे ये पपेट कह दिया जा सकता है, बट उसको मैं बाद में आप कंक्लूजन में प्रोविजन देंगे, जैसे एसआर बोमई हो गया, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट हो गई, एआरसी रिपोर्ट हो गई, फिर से पंछी कमीशन की रिपोर्ट हो गई, राजा मनार कमेटी की रिपोर्ट हो गई, जो एआरसी रिपोर्ट 1968 है उसको मेंशन करेंगे, नवम रबिया जजमेंट 2016 में है उसको देखेंगे यहाँ पे। और ये गवर्नर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1935 एक्ट के तहत प्रोविजन आता है। और इशू क्या है, गवर्नर को पपेट क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के बोल दिया जाता है, तो ये कारण ये है कि जो भी गवर्नर बनाए जाते हैं वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, आइडियोलॉजी में सेम बैठते हैं, तो इनको गवर्नर बना दिया, किसी पार्टी को फेवर किए रहते हैं तो ये भी बोल दिया जाता है। फिर से अभी हाल ही में पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राजस्थान के गवर्नर ये कल्याण सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया था सरकार के प्रति वोट करने के लिए कि सेंटर में मोदी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। तो इस तरह से मोरल कंडक्ट मिस इंटरप्रेस होता है। तो ये एक तरह से जो स्पिरिट होता है स्टेट गवर्नर का, वो एक तरह से नॉन पार्टीशनशिप का होना चाहिए, लेकिन ये किसी को पार्टी ले रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए इनको एजेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है, जबकि ये लिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन ये निगेटिव टर्म एजेंट ऑफ सेंटर, पपेट बोला जाता है, रबर स्टम्प, इस कारण ही ये सब बोला जाता है। अभी जो महाराष्ट्र का इशू था, बिना फ्लोर टेस्ट के ही अभी सरकार नहीं बन सकती थी किसी पार्टी का, उसमें मेजोरिटी पार्टी को न बुलाकर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया रातों रात सुबह में ही। तो इस तरह से एक तरह से गवर्नमेंट एक तरह से ये सेंटर के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। और इनका ये खुद का ये डिक्शनरी पावर है कि ये जो लार्जर पार्टी अलायंस है या पोस्ट इलेक्शन जो अलायंस होता है, उसको आप पार्टी वो सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट रोल होता है उसको इम्पोजिशन करने में इनका अधिकार होता है। और इनका रिमूवल और ट्रांसफर आम बात हो जाता है। आजकल न्यू नॉर्मल है, कभी राज्यपाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बिहार में बनाए जाते हैं, तो इस तरह से चलते रहते। तो ये भी इस तरह से इनका अपने खुद का ये पावर नहीं होता, सेंट्रल का पावर हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ एक केंद्र के हाथों में राज्यपाल खेलते रहते हैं, कहीं उनका ट्रांसफर नहीं, इस तरह से गवर्नमेंट का फेवर भी करते हैं। अगर वो डिक्शनरी पावर में करना चाहते हैं तो जानकर नहीं कर पाते हैं, कहीं उनका ट्रांसफर नहीं हो। तो इस हर मुंबई में भी एक जजमेंट आई थी, उसमें बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर या प्रेसिडेंट के कहने पर आप प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लगाएंगे स्टेट में, या सरकार अगर नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हो जाती है तो उसमें आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, जब भी उसमें सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का जो भी होगा वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर उनको, और जो भी लेटर लिखेंगे, जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट देख सकती है उस जजमेंट को। और ये भी बोलते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है वो एक तरह 4 टाइप की हो सकती है। पॉलिटिकल केसेज हो सकते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकती है, इंटरनल सबवर्सन हो सकता है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव हो सकता है। तो इस तरह से जो भी आप इंटरनल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, ब्रेकडाउन हो गई पार्टी का, स्प्लिट हो गया, जो भी फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया किसी कारण से, तो ये सब चीजें हैं कि ये कारण बनेंगे जो ये फेलर जब होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इस तरह के चारों कोडिफाई किया था इस सर्वमयी केस ने, अगर ऐसा हालात होते हैं तभी आप प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। फिर से रिकमेंडेशन देती है नवम रबिया जजमेंट 2016 में कि जो भी डिक्शनरी पावर आर्टिकल 163 के तहत आता है वो लिमिटेड है, और ये जो भी एक्शन होना चाहिए वो आर्बिट्री और फेंसीफुल होना चाहिए।
चॉइस, कोई भी चॉइस रीजंस होना चाहिए, कारण होना चाहिए। गुड फेथ एंड टेम्पर अच्छा होना चाहिए इसको लगाने में, कि आप जब मन तब आप प्रेसिडेंट व गवर्नर रूल नहीं लगा सकते हैं। तो फिर से ARC रिपोर्ट 1968 में बोलती है, अब जो भी हो गवर्नर रिपोर्ट है को जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट आप भेजते हैं किसी एक बेसिस पर होना चाहिए, और गवर्नर जो भी है अपनी ऑन जजमेंट करके दे सकते हैं। ये नहीं कि जो सरकार बोली है या जिसकी फेवर करना है वो बोली कि ऐसा करो, तो जैसे बूटा सिंह केस बिहार में हुआ था, तो इस तरह आप कोट कर सकते हैं। फिर से राजा मनार कमेटी बोलती है कि आप 365 ये ज्यादा स्ट्रीम कमेटी रिकमेंड करती है कि आप 356-57 को ही हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज हटा देंगे तो एक चीज नहीं हो पाएगा। फिर से जो भी रूलिंग पार्टी होती है सेंटर का ऐसा राज्यपाल को ये करती है, क्योंकि शीला दीक्षित राज्यपाल बनी थी तो उनको हटा दिया गया जैसे ही केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से बोला जाता है कि सरकार के नाम मेंशन नहीं करना है, सेंटर के नाम से मेंशन करना है आपको, जो भी आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट के का भी काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल के तहत, आपका व्यू टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। एक तरह से आप किसी के खिलाफ नहीं ले सकते हैं, आपका एक तरह से आपका एक व्यू बैलेंस होना चाहिए, कंक्लूजन आपका बहुत वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर से चलैया कमेटी बोलती है, जस्टिस बी चलैया कमेटी आर्टिकल 56 लास्ट रिमेडी है, जो आप जब मन तब आप आर्टिकल 56 नहीं लगा सकते हैं। फिर से पंची कमीशन बोलता है कि जो भी इंटरेस्ट है स्टेट का वो चीज उसको देखकर ही सब करना चाहिए सेंटर को। ऐसा नहीं कि जब मन में आया, जब सरकार आपकी फेवर की नहीं होता आप आर्टिकल 355 लगा दिए, 356 लगा दिए। इसको अमेंडमेंट की जरूरत है। तो अमेंडमेंट के फेवर में और इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के फेवर में ज्यादा रह रहे हैं, तो ये पंची कमीशन स्टेट को ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा पावर दिया जाए, सेंटर के हाथ में नहीं ऐसा होना चाहिए। वैसे आप जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 256, आर्टिकल 257 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन पर काम करती है, तो उस तरह मेंटेनेंस ऑफ जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का अधीन होना चाहिए, तो उसके कंप्लायंस में सरकार काम करे। आर्टिकल 256 कहती है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है नेसेसरी होना चाहिए, यूनियन का अधीन होना चाहिए। आर्टिकल 356 को ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, बाहरी या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, गृह युद्ध के स्टेट में कारण हो जाती है, तो उसको स्टेट प्रोविजन से उसको एक यूनियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। अगर आर्टिकल 56 तभी लागू किया जाए जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो, जो भी सेंट्रल डायरेक्शन हो स्टेट मान नहीं रही हो, और प्रेसिडेंट के जो कंसेंट से हो, मतलब ये नहीं कि आप जब रिपोर्ट लिख देंगे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ऐसा नहीं हो। एक कंसेंट जरूरी है और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सार्वभौमिक केस में। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि इस तरह से आप वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कि जो स्मूथ गवर्नर के जो स्मूथ वर्किंग है वो जुडिशरी एक तरह से जुडिशरी का है, इम्पार्शियल होना चाहिए और उनको एक एफिशिएंट वर्क के तहत काम करना चाहिए। जो भी गोवा और मेघालय इस तरह कर्नाटका में हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो आप चुनाव में आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एजेंट के तहत नहीं काम कर सकते हैं, आप एक लिंक हैं जरूर, लेकिन आप एजेंट के तहत काम नहीं कर सकते। इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं। और जो भी डिक्शनरी पावर है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो भी है डिक्शनरी पावर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हेल्दी और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जो भी मलाफाइड जो भी अगर गलत होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी मुंबई केस में हो सकता है। तो इस तरह से जो भी है वर्च्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी जो इथिक्स का वर्ड है, मस्ट बी विथहेल्ड टू इंश्योर ए फेयर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। जो भी है इसको फॉलो करना चाहिए कि हम
कुछ भी बोलने से पहले किसी, अब एक तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो आप किसी इलेक्शन पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जब गवर्नर कल्याण सिंह बोले तो ये चीज गलत हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड हैं, स्टेट के एक हेड हैं के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको इस सब से इम्पार्शियल दूर होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आप पॉइंट फ्रेंड्स लिख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, इस तरह से आप रोल ऑफ गवर्नर में कर सकते हैं और उनके डिफाइन करेंगे कि हमारे गवर्नर परफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपका एक बैलेंस आंसर हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए रिसेंट फेनोमेनन इन इंडियन गवर्नमेंट, कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो इसमें प्रो एंड कॉन्स के बारे में लिखना है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा, हिंदी में विवेचना कीजिए, तथा न्यायिक सक्रियता, ये बोल रहा है कि जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म पहले डिफाइन कीजिए कि जुडिशियल है, एक्टिविज्म है कि जुडिशियल भी एक एग्जीक्यूटिव को काम करती है, एक डायरेक्शन देने का काम करती है। लेजिस्लेटर जो नियम बनाती है उसको भी स्ट्रक डाउन कर सकती है, उसको भी डायरेक्शन देती है कि आप इस तरह से, जैसे एनजेक सिस्टम हो गया, 99th अमेंडमेंट हो गया, इस तरह से एक जजमेंट देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव में भी इंटरफेयर करती है, फिर से लेजिस्लेटिव में भी एक्टिव रहती है। तो इस तरह से आप प्रो एंड कॉन्स में लिख सकते हैं। पहले तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन करेंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? ये एक रूलिंग इशू होता है जज के द्वारा, कैसे जिसको एक लीगल प्रोसीजर देखा जाता है। जो भी पास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन अगर नहीं हो, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं हो, तो एक जजमेंट दिया जाता है। अपने सू मोटो भी हो सकता है, पीआईएल के तहत होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जो पीआईएल में कहीं ड्राबैक मिलती है, एग्जीक्यूटिव काम अच्छा से नहीं करे, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, या किसी को अर्जेंट कुछ फंडामेंटल राइट का इशू है, तो सू मोटो जज अपना सू मोटो भी ले सकते हैं। जिससे अभी कोरोना के पेंडेमिक के तहत पुअर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट की सुविधा को अच्छी से बहाल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जजमेंट। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड दिया गया फ्रेंड। और ये जो भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसको एक जुडिशियल एक जैसे एक माध्यम बनता है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये जुडिशियल जो भी अप्रोच होते हैं पहले से, उसकी एक व्यू देखती है कि अलग व्यू क्या हो सकता है, क्या एक निर्णय एक माध्यम बनती है दोनों बीच का, और एक कंक्लूजन देती है कि इस तरह से आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से सरकार सही काम कर सकती है। तो एक तरह से एक डायरेक्शन भी देती है और एक व्यू भी देती है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ हद तक सही भी हो जाता है, लेकिन आपको अगेंस्ट में भी लिखना है। तो इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ अगेंस्ट होती है उसके भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो ये जो भी जुडिशियल रिव्यू का भी जो पावर है, वो पीछे जो एक्ट में जो जजमेंट दिए तो उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। जो एक्ट पास होता है इस तरह से जुडिशियल रिव्यू करती है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो भी कहीं अगर रूल नहीं बैठता है, कहीं संविधान में उसको रूल का फॉलो करने के लिए कोई नियम नहीं आता है, तो ये जुडिशियल जो जज होते हैं उसमें अपना जजमेंट देते हैं। और अभी हाल ही में वेणुगोपाल राव जी बोले हैं कि सरकार जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बोले हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नया एरा निकला है। तो ये जो सरकार में जो कमी है, जो गवर्नमेंट्स में कमी है, जो लेजिस्लेटर में कमी है, तो एक तरह से गर्जीवन का सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश के जुडिशियल हिस्ट्री में एक नया मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत फेवरेबल हो जाती है। पीआईएल के द्वारा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से ये जैसे पीएन भगवती, पीआईएल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पीएन भगवती के द्वारा होता है, और उसमें कोई भी एक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। कोई भी लेजिस्लेटर जो होता है जो गलत है, जैसे एनजेक सिस्टम
जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर वार था, तो इस तरह से उनको खत्म कर दिया गया, उसको स्ट्रक डाउन किया गया। तो इस तरह से फिर से अभी जो जजमेंट दिया गया तीव्र तलाक का, ये गवर्नमेंट का ही डायरेक्शन था कि आप इसको ला लेकर आइए, उसको एक बिल के तहत पेश कीजिए, क्योंकि इनमें जो बेगम एक कैसे साहबानो केस आता है, उसके तहत उनके एक राइट टू इक्वलिटी का मैटर होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का इशू होता है। तो इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू भी करती है, और ये सोशल जस्टिस में करती है, और जो भी इंटेंडेंट मैकेनिज्म होता है उसको फिगर आउट करती है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल में बैकिंग नहीं मिलता है तो एक उसमें जो कमी होता है उसको दूर करने का काम करती है। और इसका जुडिशियल एक्टिविज्म ये इंडिया का ही अपना इंट्रोडक्शन है, अपना लाया द्वारा, किसी देश में ऐसा नहीं होता, ये इंडिया का ही अपना न्यू इन्वेंशन है। और पहले ये फंडामेंटल राइट का होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इशू भी होने लगा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम को जैसे स्ट्रक डाउन किया, फिर से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो डीजल इंजन को स्ट्रक डाउन, डीजल इंजन को 10 साल जो पुराना हो गया उसको दिल्ली से बाहर करने के काम करने की कोशिश किया, क्योंकि पोल्यूशन का इशू था। पोल्यूशन हेल्थ का इशू बोलता है, हेल्थ फंडामेंटल राइट में आता है, सबको अच्छा लाइफ जीने का हक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म सरकार को एक आईना दिखाती है, फिर से जो लेजिस्लेटर है, जो नियम बनाने हैं, उनको भी एक आईना दिखाने का काम करती है। और इसमें ये जुडिशियल एक्टिविज्म में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया, जो पहले प्रोसेस जो लॉ बनते हैं उसके अनुसार निर्णय न देकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो सही लगे उसको ये फॉलो करती है। फिर से हमारे इंडिया में बहुत सारे जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच बहुत कमी है, तो इस तरह से और भी इसको बढ़ाने की जरूरत है। हमारे अभी ये दोनों के गैप दिखता है, तो उसको फुलफिल करने के दिशा में आगे और भी सही दिशा हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पेपर में। और ये इंटरफेयर करती है जो भी लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के जो गवर्नमेंट के हैं उनको प्रॉपर फंक्शन में एक तरह से इंटरफेयर करके उनको बोलती है कि आप ऐसे सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो भी मिसयूज पावर का होता है गवर्नमेंट के द्वारा उसको लगाम लगती है। लेकिन ये अभी हाल ही में और भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक ओवररीच जुडिशियल एक्टिविज्म में भी बोला जा सकता है कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में, तो एक तरह से ओवर रीच के भी बोल सकते हैं, ओवर एक्टिज्म बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से निर्णय से बचना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, गवर्नमेंट के लिए लॉ है अपना स्टेट का, तो इस तरह से अपना प्रोविजन करती है गवर्नमेंट के लिए। बच्चों के मिड डे मील के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ये भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण लिख सकते हैं। फिर से जो आजकल PIL हो रहा है पब्लिसिटी के लिए, इस तरह से बचना चाहिए और जो जायज हो, जो सही हो वही निर्णय देना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम 3 क्वेश्चन का आज डिस्कस किए। अगले दिन में जो बहुत सारे पार्टी हैं वो अभिशाप हैं भारतीय, वो जितने ये क्वेश्चन है, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इसको मैं अगले दिन डिस्कस करूंगा और बिहार के कंटेक्स्ट में भी डिस्कस करूंगा। फिर अगला सेकंड का 5th नंबर क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पर भी UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इस तरह से मैं इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले दिन फ्रेंड्स से। और फिर रोल ऑफ WTO इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये जो फूड सिक्योरिटी है, ये जो वन नेशन वन कंट्री के एक तरह से प्रोविजन कर सकते हैं, या जो भी एक रिपोर्ट आती है पॉवर्टी हंगर रिपोर्ट, तो ये भी देख सकते हैं। फिर से वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं, तो उसके आप कनेक्ट UNDP का जो रिपोर्ट है उससे भी कनेक्टेड करके देख सकते हैं। फिर से WTO कंटेक्स्ट में आए सोलर का इशू हो, इस तरह से जो 5G का इशू हो, इस तरह से ट्रेड का मैटर होता है, तो
इंडिया और यूएस का जो मैटर अभी WTO में गया, फिर से WTO से यूएस का फॉलो नहीं करता है, तो इस तरह से इशू चलते हैं, तो ये क्वेश्चन आए होंगे, हो सकता है ये रीजन है। लेकिन आप WTO 1995 में जब स्थापना होती है, तो इस तरह से मैं इसका इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरह से आफ्टर LPG रिफॉर्म के बाद किस तरह भारत को मदद करती है, या किस तरह से एंटी डंपिंग लगाने में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने में मदद होता है। तो इस तरह से आप WTO का ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, ये सब जो भी है इसके WTO के प्रोविजन है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा साथ में। इससे 7 नंबर क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो भी प्लान होता है या जो भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है इकोनॉमी के लिए, कि कैसे देश का फिजिकल रिपोर्ट हो, इकोनॉमी के लिए प्लान जो 5 ईयर प्लान हो, 12th ईयर प्लान था, लेकिन अभी नीति आयोग हो गया, कैसे प्लान करती है हेल्थ के लिए, वाटर के लिए, सब इशू जितने भी है मैं इसको डिस्कस करूंगा, कि सारे प्रोविजन में इसको डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। और आप पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, और मैं एक आंसर का एक बैलेंस आंसर आप कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी आता है तो आप उसके बारे में आप डिफाइन करते हैं, आप थोड़ा बहुत थॉट जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, या विजन 365 में बोलूंगा पढ़ने के लिए फ्रेंड, कि उससे आप पढ़ेंगे तो आपका ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि जो करंट इश्यू चलते हैं, और जितना मैं बताया ये कि मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा, आपको नोट्स बनाने की सिखाऊंगा। तो ये भी आप अभी ये 8 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं फ्रेंड। अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड। ये जो भी पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, ये हमारे लिए अभी साफ है, क्योंकि रिसोर्सेज तो कम पड़ रहे हैं, उस हिसाब से हम एक फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, हेल्थ का इशू हो जाता है, एजुकेशन का इशू हो जाता है, फिर से आप पॉल्यूशन का भी इशू हो जाता है। तो इस तरह से मैं ये सारे कंटेक्स्ट में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स अगले दिन, और आपको बहुत से पॉइंट मैं दूंगा कि अगले एग्जाम में जो भी ये पॉइंट मैं मेंस का ये भी बताऊंगा कौन कौन टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो इन सब सारी पॉइंट को मैं एक जगह कंक्लूड करके दूंगा। फिर से ये 9th नंबर सेक्शन 3 का क्वेश्चन है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज गॉट ए वेरी गुड नेटवर्क, इंडिया में इतने सारे रिवर है, देयर आर सेवरल रीजन दैट सफर। अभी शॉर्टेज होता है, जिससे बिहार में ही बाढ़ आता है अब सूखा का कारण, तो उस तरह से कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी गोदावरी लिंकेज प्रोग्राम बनाया गया बिहार में। ये बिहार में एक रिवर पर भी हाल ही में बनाया, मुझे मैं नाम भूल रहा हूँ अभी गोदावरी के इशू देख सकते हैं, कावेरी के इशू देख सकते हैं, कृष्णा के इशू देख सकते हैं। इस तरह से साउथ इंडिया में, इस तरह से बिहार के भी आप कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं कि रिवर पर एक नॉर्थ की रिवर है अभी महानंदा, महानंदा पे एक महानंदा को कनेक्ट किया गया है दूसरे रिवर से। तो इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। और ये 10 नंबर क्वेश्चन है, विथ एवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड डिप्लेटिंग ए कन्वेंशनल, जो भी कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए नॉन कन्वेंशनल से आप कैसे सही कर सकते हैं, उसके कंटेक्स्ट में देखिए। तो इंडिया ने सोलर एनाउंस किया, अभी नेशनल इवन जनरल असेंबली में भी महात्मा गांधी के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर वहाँ सोलर एस्टेब्लिश किया। और गुड़गांव में एक जो फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया, फिर से अनिवार्य किया, रूफ टॉप सोलर के लिए प्रोविजन दिया, गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी देना, इलेक्ट्रिक के लिए ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। इस तरह से हम कन्वेंशनल एनर्जी को जो भी डिप्लीट हो रहा है उससे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाकर उस तरह से एनर्जी फॉलो कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट करके हम उसको दूर करेंगे जो भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स डिप्लीट हो रहे थे। इस तरह से मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा फ्रेंड। अभी मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूं, बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगले एग्जाम के लिए आपको मेंस का मैं मेंस के लिए सारा टॉपिक आपको बताऊंगा, सारा का पूरा टॉपिक का आप आंसर कैसे लिख सकते हैं आप पहले। तो इस तरह से आप उसको आप सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से अगले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मैप होता है, एक बेसिस होता है जो अगले एग्जाम में आते हैं, तो वो भी मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस को होंगे मेरे पास अवेलेबल, वो सब डिस्कस कराऊंगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप स्मार्ट सिटी इन डिफरेंट स्टेट। तो आप देख सकते हैं अमृत हो गई जो स्मार्ट सिटी, जो अभी
स्मार्ट से मुखर्जी ये मुखर्जी कोई योजना है स्मार्ट सिटीज को लेकर ना अर्बन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वाटर स्मार्ट सिटीज का विजन क्या है, स्मार्ट सिटीज आप कैसे आप ग्रीन स्मार्ट सिटी के तौर बना सकते हैं, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी बना है। तो इस तरह से कैसे आप, और ये साइंस और टेक जो, क्योंकि मैपिंग कर सकते हैं आप उसके जो भी एरिया में रिसोर्सेज है उसको रिन्यूएबल तौर पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाढ़ का जो कारण करते हैं उसको भी आप दूर कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन का उससे कैसे दूर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबाइल जो है, मोबाइल जो इलेक्ट्रिक मोबाइल व्हीकल है जो उसको ज़्यादा प्रोविजन करेंगे तो प्रदूषण के कम कारण बनेंगे, जो स्मार्ट सिटी में आज डेवलप कर रहे हैं। और फिर से स्मार्ट गाँव को भी जोड़ना चाहिए, जोड़ने को दिशा में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। तो उस तरह से हम पॉइंट को लिख सकते हैं कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें और भी काम करने की जरूरत है। फिर से एक 12th क्वेश्चन है कि मैनीफोल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉन प्लानिंग हैज लेड टू disproportionate garbage generation. Discuss the different types of waste. How can the country eradicate this problem with help of science? And ये बोल रहा है कि जो भी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, जो नॉन प्लान के तहत हो रहा है, वो गार्बेज जनरेशन में बहुत सारे मतलब विभिन्न प्रकार कचरे का विवेचना कीजिए। फिर से आप इंसिनरेशन पायरोलाइसिस के तहत आप उसके पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। जो बायो रेमेडिएशन होता है, बायो माइनिंग होता है, बायो इन्वेंटिंग होता है, ये सब जो भी इन्वायरमेंट के टर्म में है उसको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर से ये जितने भी जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, आप उसको कहीं कहीं गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी कचरा सॉलिड वेस्ट और जो भी गीला कचरा होती हैं, तो उस तरह से अलग अलग प्रोविजन किया गया है। और साथ में उसको कहीं वाट से रोड बनाने का, एनर्जी डेवलप करने का, जो भी फूड से जो मिथेनॉल आपको तैयार किया जाता है, इस तरह से आप वाट से कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी के पायरोलेसी हो, इंसिनरेशन हो गया, इस तरह से मैं सभी पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।